चलिए देखिए, आज का चैप्टर है कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यह किस प्रकार का श्रम विधान है? संरक्षा संबंधी। यह संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। देखेंगे कि इस अधिनियम में 12 अध्याय है, चैप्टर, और 120 धारा है, इसमें सेक्शन। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, उनकी कल्याण, उनकी सुरक्षा, उनके कार्य के घंटे, वार्षिक छुट्टियां, वेतन अवकाश और दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिलाओं के नियोजन, अल्वे यंग पर्सन, बालक और किशोर के लिए व्यवस्थाएं की गई है कि कितने घंटे काम लिए जाएंगे। इसके अंदर यही व्यवस्था है। जैसे आप मीडियम सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 66 पढ़े हैं, वो इसका छोटा भाई पढ़े हैं, ये बड़ा में हो गया, विस्तृत में हो गया। सेम वही रहेगा, आंसर बदलते जाएंगे। आप देखेंगे इसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। इसके तहत कर्मचारियों के स्वास्थ्य, उनके कल्याण, उनकी सुरक्षा, उनके लिए छुट्टियों की व्यवस्था की जाती है। भारत में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ। 1881 में पारित हुआ। इसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए। अंततः सरकार द्वारा जब देश आजाद हुआ तो 1948 में भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कार्य के घंटे को रेगुलेट किया गया है कि कितने घंटे काम कर्मचारियों से लिए जाएंगे। आप देखेंगे इसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बनेगा, या इस कारखाना अधिनियम लाने के उद्देश्य क्या था। पहला कारखाना उद्देश्य जो लाया गया, इसका उद्देश्य था कि कर्मचारियों को संरक्षण दे। क्योंकि लंकाशायर से देखेंगे, लंकाशायर के नियोजक जो यहाँ काम करते थे, सूती वस्त्र उद्योग का जो है विकास किया। वहाँ जो है नियोजक के द्वारा कानून जो बनाने का प्रयास जो किया गया सरकार द्वारा नियोजक के पक्ष में, कि नियोजक के पक्ष में ही कानून। लेकिन इसके तहत के आंदोलन धीरे धीरे जो है कुछ सुगबुगाने लगा। तो लंकाशायर के होता था क्या कि यहाँ से धागा, मान लीजिए कि रुई है, बन करके गया, तो यहाँ से वो कपड़े बनकर वहां से आता था और फिर यहीं से जाता था, तो खर्च तो काफी लगता था। इसको ध्यान में रखने हुए वहां के लंकाशायर के जितने जो कर्मचारी थे, नियोजक, भारत में ही क्यों नहीं उत्पादन किया जाए और भारत से बन के डायरेक्ट जाएगा तो इसमें खर्च कम लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि कारखाना अधिनियम जो है 1881 पारित किया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, यहाँ कर्मचारियों को प्रोटेक्शन दिया जाए और कि कर्मचारी जो है आंदोलन नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम पारित किया गया। और इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनेगा आप देखेंगे। निम्न का उत्तर दें। मैंने आवाजों इन लोगों को नहीं जाता है कि सर पढ़ा रहे हैं। निम्न का, इसको लके करवा देते। हाँ, यहाँ ताला है, यहाँ ताला है, ये उधर से ही हो जाएगा, इधर से कोई जेबे नहीं करेगा। पहले तो ये दीवार था ना, ये ऐसा ही बना हुआ था, बाद में वो जो छाजा टूट गया ना, इसके चलते कमजोरी इसको दरवाजा बनाना पड़ा। एकदम पैक था, इधर के उधर नहीं, इधर के उधर नहीं, तो ताला लगवा देते हैं भैया। निम्न का उत्तर दें। पहला, कारखाना या परिभाषा दी। दूसरा, बालक, आप लोग लिखते जाएं, बालक। तीसरा,
किशोर। चौथा अल्पवय। पांचवा वयस्क। 6 में आप देखेंगे शक्ति, कह सकते हैं दिन, सप्ताह, शक्ति, देखेंगे विनिर्माण प्रक्रिया या उत्पादन प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 10 श्रमिक। 11 नियोजक। 12 निरीक्षक। 13 लाइसेंस। 14 अधिष्ठाता ऑक्यूपायर्स, दखलकार भी कहते हैं, दखलकार। 15 प्रमाणकर्ता, शल्य चिकित्सा, पदाधिकारी, पदाधिकारी। आगे उठा दें। देखें पहला ये बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर ये है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। वर्णन करें। दूसरा 14 नंबर अधिष्ठाता, दखलकार ऑक्यूपायर्स। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्पवय व्यक्तियों के, हाँ एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, रुक गया। कारखाना अधिनियम 48 के अंतर्गत संकटमय प्रक्रियाओं संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कल्याण
संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्प व्यय व्यक्तियों के नियोजन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वार्षिक वेतन अवकाश, वार्षिक सवेतन अवकाश संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दंड संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दे। है परिसंकटमय, परिसंकटमय प्रक्रियाओं संबंधी। नीचे कल्याण संबंधी, उसके नीचे अल्प व्यय व्यक्तियों के नियोजन संबंधी, उसके नीचे वार्षिक वेतन अवकाश संबंधी, फिर दंड संबंधी, महिलाओं के कल्याण संबंधी, मुख्य प्रावधान सब टोटल अब नहीं पीछेगा, अब नहीं आ रहा है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन सब 2-2 पेज का आंसर है। 2 पेज ये थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो सब 2-2 पेज का है। 2 पेज, 2.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, एकदम आपके लिखने लायक है। हाँ, ये सब 2-2 लाइन का है, कोई 4-4 लाइन का है, कोई 8 लाइन 10 लाइन इस तरह का है, कोई 1 लाइन का है। सब परिभाषा इसे जोड़कर पूछेगा। इसमें जोड़, जैसे कैसे जोड़ेगा, कारखाना बालक की परिभाषा दे अथवा स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के लिखे, ऐसे जोड़ देंगे। बंद कर दीजिए, लिखने दीजिए। अब देखेंगे कि निम्न का उत्तर दे, परिभाषा दे। ठीक है, एक एक चीज पढ़ाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। देखेंगे कारखाना अधिनियम की धारा 2M
के अंतर्गत डिफाइन करा किया गया है। कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित, परिसीमा हो गया, ये कारखाना हो गया मान लीजिए, अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा औद्योगिक परिसर है जिसमें शक्ति की सहायता से 10 या अधिक व्यक्ति तथा बिना शक्ति की सहायता से 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हों या पिछले 12 माहों से काम करते आ रहे हैं, पिछले 12 माहों से काम करते आ रहे हों या विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न हो, मैन्युफैक्चरिंग में संलग्न हो काम करता है। फिर से सुनिए, कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा औद्योगिक परिसर है जिसमें शक्ति की सहायता से 10 या अधिक व्यक्ति तथा बिना शक्ति की सहायता से 20 या अधिक व्यक्ति पिछले 12 माहों से काम करते आ रहे हों या नियोजित हों या विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न हो तो उसे कारखाना कहा जाएगा। एक्ट का प्रयोग मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा भारत सरकार का फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कह रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं। जो सरकार ने बना दिया है नियम वही लिखना है कानून। सब बताएंगे, अब देखेंगे इसमें। लेकिन इसको संशोधन विधेयक 2014 में शक्ति की सहायता से 20 या अधिक व्यक्ति तथा बिना शक्ति की सहायता से 40 या अधिक व्यक्ति करने का प्रावधान प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है, कोई दिक्कत? ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, ठीक ना? प्रस्तावित, भूलेगा नहीं ना, क्योंकि एक स्टूडेंट हमारे थे 2011 में, उनको इंटरव्यू में मैं बार बार कारखाना का पूछता था, परिभाषा बताइए। उनको अंत तक नहीं आता था, याद ही नहीं हो पाता था, इतना ही बात बोलना, लड़खड़ा जाती थी। उनको 62 नंबर दिया इंटरव्यू में 150 में, फिर भी पास कर गए, वीडियो बन गया। मेंस में नंबर ज्यादा था, बन गया वीडियो। अगर 100 नंबर मिलता तो डीएसपी बन जाते। उस समय एसडीएम जो है, हाँ एसडीएम भी बन सकते थे, एसडीएम का सीट नहीं था, डीएसपी बन जाते। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो है जैसे गए एंट्री किए, मे आई कमिंग सर, बैठिए, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? LSW ज्योग्राफी। कारखाना को डिफाइन कीजिए। फर्स्ट टाइम इनका पसीना छूट गया, यहां तो हमारे पास तो यादें नहीं हो पाया था, तो वहां कैसे गया? पहले 2 था, 56 से 59 तक 2 ऑप्शनल था, अब 1 ऑप्शनल। 2 ऑप्शनल रहता ना तो इतनी भीड़ रहती मेरे पास कि आप लोग से हमसे बात करने का समय नहीं मिलता। 56 से 59 तक हमसे कोई स्टूडेंट बात नहीं करता था, क्योंकि हमको क्लासे में रह करते थे दिन भर, सुबह से लेकर 9 बजे रात तक, क्योंकि 90% स्टूडेंट का LSW एक पेपर हुआ करता था। नहीं, ज्यादा नहीं, मजबूरी है ना। जैसे आप एक पेपर, दो पेपर रखना है, फर्स्ट एक पेपर है, 2 पेपर मान लीजिए, तो एक तो आप ज्योग्राफी मान लीजिए रख लिए, हिस्ट्री रख लीजिए, इकोनॉमी जो भी रख लीजिए। इसमें ये जो काम करता था LSW, ये जो है नमक का काम करता था, ये छोटा था, एक सब्जेक्ट छोटा चुनते थे। तो चलो भाई LSW तो 70% लड़का, तो ये सब पढ़ने कहाँ आएगा पारसनाथ के पास?
इसलिए काफी भीड़ जो उस समय। अब क्या, एक पेपर जब हो गया तो सबके पास स्टूडेंट बट गए ना। अब कोई ज्योग्राफी रख लिया, कोई हिस्ट्री रख लिया, कोई इकोनॉमिक रख लिया, तो जो अब जो एलएस रख लिया वो ज्योग्राफी नहीं रखेगा, तो सारे विषय में सब्जेक्ट घट गए। जिसमें सबसे ज्यादा घटा हुआ एलएसडब्ल्यू वाला, सबका घटा हुआ, लेकिन एलएसडब्ल्यू का ज्यादा, क्योंकि हमारे पास 70% स्टूडेंट रहते थे ना, 70% लड़के पढ़ते थे। तो ये जो है एक सब्जेक्ट करने से आसान तो आप लोग के लिए हो गया। हाँ, हम लोग के लिए कह है कि 2 पेपर पढ़ते तो दोनों, एलएसडब्ल्यू पढ़ते, फिर हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, इकोनॉमिक्स, आप लोग दिन भर थके रहते। अब तो आराम हो गया है, कंपटीशन इतना आसान कर दिया है कि वो पेपर पढ़ना। एगो पेपर और ऑप्शनल रहता, अब वो एक पेपर में 2 पेपर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पेपर सेकंड एलएसडब्ल्यू, फर्स्ट सेकंड ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री। तो अब एक जगह और ट्यूशन करते ना, एक पेपर का और। तो ये 56-67 में खत्म हो गया आपको 2016 से 18-16 में एग्जाम हुआ मेंस इसका, उसके बाद से खत्म कर दिया, एक पेपर कर दिया। इसके लिए स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, आर्थिक भी कम लग रहा है, क्योंकि एक ऑप्शनल पढ़ते 15,000 और देना नहीं जी। तो सब चीज से जो है ये जो है एक पेपर होने से आप लोग को स्टूडेंट के फायदा हुआ। लेकिन टीचर लोग जो स्थापित थे, पूरे साल में 5,000 लड़के पढ़ाते थे, अब उन लोग को, जैसे सबसे ज्यादा हम ही स्टूडेंट पढ़ाते थे पूरे पटना में, सबसे ज्यादा मेरे ही यहाँ स्टूडेंट रहते थे, क्योंकि 70% लड़का मेरे पास है, सबको आना है। एक घाटा हुआ। दूसरा घाटा का किया, पहले रिजल्ट होता था एथी का, उपस्थिति का 10%। जैसे 1 लाख लड़का बैठेगा तो 10,000 रिजल्ट होगा, 2 लाख बैठेगा एग्जाम में तो 20,000 होगा। अब क्या किया, सीट का 10 गुना कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जिसका पीटी होगा वो पीटी टॉप हो गया, तो रिजल्ट भी घट गया, ऑप्शनल भी घट गया, चारों तरफ से मार दिया ही, चारों तरफ से मार किया। चलिए आप देखेंगे ये तो ये देखेंगे कि शक्ति की, हाँ ये समझ गए। कारखाना की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। ये बंद हो गया क्या बंद हो गया, ये बंद क्या किया, हाँ? पसीना होने लगा आपको। कारखाना की परिभाषा के अंदर निम्न शामिल नहीं होंगे, निम्न शामिल नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे, देखिए, खान, भोजनालय, रेलवे, रनिंग शेड, संघ की सशस्त्र बल की टुकड़ियां या इकाई, सेना जो होती है वो इसके अंतर है। उपहार गृह, उपहार गृह ये शामिल कारखाना की परिभाषा अंदर नहीं होगी। इतना ही परिभाषा में लिखना है आपको कारखाना की। कोई दिक्कत लिख आएगा तो लिख देंगे ना। आगे आप खाली बस क्लास में माइंड रखिए, क्लास में याद हो जाएगा। बालक, बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का, देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं, इस पर गौर कीजिए। वो तो आपको देंगे कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया हो। फैक्ट एग्जैक्ट वहां नहीं, 15वां, वहां 14, 15वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, 15वां वर्ष पूरा नहीं किया हो। कोई दिक्कत। तीसरा किशोर, एडोलसेंट, किशोर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 15वां वर्ष
पूरा कर लिया हो, लेकिन 18वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, अर्थात जिसकी आयु 15 और 18 के बीच हो, उसे हम किशोर कहेंगे। अल्पवय, यंग पर्सन। अल्पवय से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बालक तथा किशोर हो, बालक तथा किशोर हो, अर्थात जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो और 18 वर्ष से कम हो। यानी 14 और 18 के बीच के, 14 और 18 के बीच की आयु के व्यक्ति को यंग पर्सन कहते हैं। यानी यंग पर्सन में बालक और किशोर दोनों शामिल हो जाता है। अगर अल्बे कह दिए तो इसका मतलब हुआ बालक और किशोर। कोई दिक्कत? 5, वयस्क, यंग पर्सन। वयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया हो। 18वां वर्ष पूरा कर लिया तो उसे वयस्क कहते हैं। यही हमारे देश में परिभाषा है, जिसको मताधिकार का अधिकार दे दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक वाले मताधिकार देंगे। बैंक में भी अकाउंट खोलने जाएंगे तो वयस्क के लिए अलग खुलता है, तो अल्बे के लिए अलग अकाउंट खुलता है नहीं, क्योंकि अल्बे के लिए जो है इनकम टैक्स का कार्ड नहीं बनता है। इसलिए उसको जो है आप देखेंगे कि बैंक में जो 18 से कम है वो एक बार 50,000 रुपया जमा नहीं कर सकता है। वो है फोटो नहीं होता है। अच्छा, हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो हमको जानकारी दी गई। अच्छा, 6 में देखेंगे दीन। बताइए तो दीन किसे कहते हैं आप लोग? ये तो जानते हैं। 7 बजे के बाद, सुबह 7 बजे के बाद और शाम 6 बजे। चलिए, 7:15 बजे से शाम 6 बजे के पहले, मैंने दोनों के बीच को दीन कहते हैं। नहीं, और आप टेक्निकल चीज है, समझिए। दीन से तात्पर्य 24 घंटे से है। एक दिन कहते हैं आप। दिन सूरज निकलता है उसको नहीं कहते हैं, आप कहते हैं एक दिन बाद, यानी 24 घंटे बाद। दिन से तात्पर्य 24 घंटे से है जो मध्य रात्रि से शुरू होती है। 12 बजे से शुरू, 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तब ना आप 1 जनवरी मनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं 12 बजे रात के, जैसे 1 मिनट हुआ 12 बजे। नहीं, सप्ताह। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछ देने पर नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल चीज है। सप्ताह बताइए, सप्ताह किसको कहते हैं? 7 दिन की तो बात सही है। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिनों से है, जो मध्य रात्रि शनिवार से शुरू होता है। यह भी टेक्निकल चीज है। जो मध्य रात्रि शनिवार से, देखिए यही पूछ देगा ना एग्जाम में, अगर आप नहीं जानते हैं। मध्य रात्रि मतलब 12 बजे। 12 बजे के बाद से शुरू होता है, तब मध्य रात्रि शनिवार से शुरू होता है। तो संडे आ गया ना संडे। तो आप लोग क्या कहते हैं? संडे मंडे से पढ़ते हैं, ये ना कि मंडे से हम शुरू करते हैं। नहीं, संडे से शुरू होता है। भले हम लोग लिखते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तब लास्ट में लिखते हैं रविवार, लेकिन नहीं, रविवार पहला दिन है, मध्य रात्रि से शुरू। लेकिन कारखानों में काम 3 शिफ्ट में होते हैं, 8-8 घंटे का। तो वहां जो सप्ताह की शुरुआत मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश पर किसी दिन से भी शुरू किया जा सकता है। सोमवार से भी, जैसे मान लीजिए किसी का सोमवार को छुट्टी है, किसी को मंगलवार को छुट्टी मिलेगा, क्योंकि कारखाने तो बंद होंगे नहीं।
तो वहां जो है किसी भी दिन से सप्ताह की शुरुआत की जा सकती है। कोई दिक्कत? 8 शक्ति। अब चलिए, आप पूछ रहे थे ना शक्ति किसको कहते हैं, आप फिजिक्स में बता देंगे शक्ति किसको कहते हैं? नहीं, लेकिन एलएसडब्ल्यू में बताना है। शक्ति से तात्पर्य विद्युत या मशीन द्वारा, विद्युत द्वारा या मशीन द्वारा किए गए काम से। क्लियर? विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिक द्वारा या मशीन द्वारा किए गए काम से। लेकिन शक्ति की परिभाषा के अंतर्गत मनुष्य या पशु द्वारा किए गए बलपूर्वक कार्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या होगा? बिना शक्ति। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, शक्ति की सहायता से 10 या अधिक व्यक्ति यानी मशीन से या विद्युत से, और बिना शक्ति यानी मानव के द्वारा या पशु के द्वारा काम कराया जाता है। तो समझ में आ गई बात? 9 विनिर्माण प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको उत्पादन प्रक्रिया भी कहते हैं। जो पूछेगा उसको आंसर लिखेंगे। देखेंगे विनिर्माण प्रक्रिया, एग्जाम्पल देते हैं एकदम सरल भाषा में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विनिर्माण प्रक्रिया से तात्पर्य उसके रूप में बार बार परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के निर्माण के रूप में बार बार परिवर्तन होता है तो उसे विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे देखेंगे, रुई से धागा बनता है ना, और धागा से कपड़ा, रूप परिवर्तन हो रहा है। रुई देखिए, रुई है, उसको धागा बना दिए, और धागा से कपड़ा बना दिए। इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सरल है ना चीज? मान इसके रूप में बार बार परिवर्तन हो। नहीं, जैसे आयरन ओर, लौह से क्या बना दिया हम? लोहा। और लोहा से हम क्या बना दिए? स्टील भी बना दिए। स्टील से बिल्डिंग बन रहा है, तरह तरह की मशीनें बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पंखा बन गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया लोहा से, स्टील से, है कि ना? देखेंगे इसके अंतर्गत निम्न शामिल है। एलएसडब्ल्यू में दूसरा चीज, ये ज्योग्राफी कहता है। अब एलएसडब्ल्यू क्या कह रहा है देखिए, इसके अंतर्गत निम्न शामिल है। तो समझाने के लिए हम बताएं, किसी वस्तु का मरम्मत, वस्तु का मरम्मत करना, मुद्रण करना, कंपोजिंग करना, समझ रहे हैं इसको? कंपोजिंग, अरे जो टाइप करवाते हैं कंप्यूटर से, वो कंपोजिंग हो गया। हमारे किताब का कंपोजिंग होता है, टाइप होता है, वो कंपोजिंग। मुद्रण, छपाई करना। मल का पंप करना। रेलवे के डिब्बे का निर्माण करना, विनिर्माण करना या निर्माण, विनिर्माण करना। बंदरगाह का विनिर्माण करना, ये शामिल है। अगला, श्रमिक, इसको लिखना होगा, इसको एग्जाम्पल देना होगा।
ये लिखेंगे, देखेंगे श्रमिक। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि श्रमिक किसको कहते हैं, तो आपका जवाब यही होगा कि जो काम करता है और मजदूरी प्राप्त करता है। यही ना आपका जवाब है। सामान्य भाषा में यही लोग जानेगा, लेकिन यहां एक्ट के अनुसार परिभाषा लिखा। श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में अकुशल, अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड, कुशल, अति कुशल तथा अन्य कार्यों में भाड़े या पुरस्कार पर, भाड़े का मतलब मजदूरी, भाड़े या पुरस्कार पर, पुरस्कार का मतलब है कि बिना मजदूरी के, भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित हो, चाहे उसकी नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो या अस्पष्ट। नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो। वह पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक पर नियोजित हो, चाहे उसकी पारिश्रमिक, चाहे वह नियोजक की देख रेख में काम करता हो, देख रेख में काम करता हो या बिना देख रेख का, उसे श्रमिक कहा जाएगा, उसे श्रमिक कहा जाएगा। श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत छटनी ग्रस्त, जिसको छटनी कर दी गई है, तथा सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल होते हैं। ये भी श्रमिक की परिभाषा के अंदर शामिल होंगे, लेकिन श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। निम्न शामिल नहीं होंगे। आप लोग तो पढ़ाए हैं, आप लोग तो बताइए क्या शामिल नहीं है? क्या पढ़ाए? बुला गए? अरे थल सेना याद है? थल सेना अधिनियम 1900 क्या 50 भूल जाएंगे हैं? वायु सेना अधिनियम 1950, जल सेना अधिनियम 1957, प्रशासनिक सेवा, कारा सेवा, जेल, प्रबंधकीय सेवा, पुलिस सेवा इत्यादि में काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाएगा इस अधिनियम के तहत। लिखा है ना, ये लिखा है परिभाषा, तो याद रहना चाहिए ना आप लोग को। छोटा छोटा चीज ना है, ये सब तो याद रहना चाहिए ना। इंटरव्यू में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ये इंटरव्यू में मैं क्या पढ़ाता हूं? यही पढ़ाता हूं, डिफिनेशन पूछा जाता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं वही इंटरव्यू में उसका छोटा भाई मैं पढ़ाता हूं, उसका 10% मैं पढ़ाता हूं इंटरव्यू के लिए। यही चीज आएगी तो आप लोग को पढ़ाएंगे। ये सब थोड़े पढ़ाने जाएंगे ऐसी बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं। ये जो पूछा जाएगा उसी को, सब चीज नहीं पढ़ाएंगे, उसका जरूरत नहीं। उसी में से आपको इंटरव्यू में पूछेगा, वहां भी जाकर बताएंगे आप। आप मन में बांध लीजिए कि हमको इस बार फाइनल करना है, जितना पढ़ना पड़े, जैसे करना पड़े, दृढ़ संकल्प पाल लीजिए, तभी होगा।
पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, फाइनल भी कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार, उसी के अनुसार मेहनत कीजिए। आप 6 से 7 महीना दिन, क्योंकि मेंस हो जाएगा मार्च से अप्रैल तक, इतना दिन अपनों के दुनिया से कट जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं बम फूट रहा है कि गोली चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं आपको। न रिलेशन से मतलब रखिए, न आप किसी के शादी विवाह में जाइए, न कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। एकदम घर को त्याग दीजिए इतने दिन रोज, क्योंकि आप घर जाएंगे 5 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन में आइएगा तब लगेगा कि सब भुला गए, सब भूल गए। पूरा एकदम त्याग दीजिए, एकदम देखिए रिजल्ट होगा। ये 6 महीना ही काम कीजिए, ज्यादा दिन नहीं, 6 महीना देखिए तैयार, एकदम ढंग से तैयार कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। अब जाइए, अब कहीं को हिम्मत रुकिए, एकदम चाय के दुकान पर चाहे कहीं पढ़िए, अपना घर आइए, जाइए एकदम कोचिंग आइए, घर में जाइए, पढ़िए, रखिए। आप 1 घंटा सोते भी हैं तो पढ़ने के लिए सो रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होगा, आराम करेंगे तो तभी आपके रिजल्ट। इतना आसान रहता है, सबका नहीं हो जाता। आप जगह हो जाएगा तो आपके लिए लगेगा अरे यही बीपीएससी है, लेकिन आपने मेहनत कितना किया ना जी। हम क्या है, आपके गाइड है, दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसे लिखना है आपको। लेकिन लिखना तो आप ही को है बाबू, हम तो नहीं लिखने जाएंगे। क्वेश्चन आपका लड़ा रहेगा, नहीं याद रहेगा, तब क्या करेंगे आप? भूलेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये दिशा निर्देश देते हैं, हम गाइड कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है। कोई बात बनाने की जगह है जी इसमें? बात बना, कैसे लोग बात बना के आ जाएगा एग्जाम में, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो ये चीज, एक एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पीटी भी उतना ही इंपोर्टेंट। अभी आप मेंस सिर्फ क्लास करके जाएं, पढ़े मत, पीटी खूब पढ़िए। जैसे पीटी दे लीजिएगा, पीटी को रख दीजिए छज्जा पर, किताब को, अब मेंस की किताब। क्या क्या दिक्कत हो जाएगा भाई? तो खाली ऑप्शनल थोड़ा पढ़िएगा जी। पढ़ने का मतलब, मेंस का मतलब तीनों नो, जीएस भी तो हुआ, दोनों जीएस, पीटी और ऑप्शनल तीनों तैयार कर लीजिए। पीटी रख दीजिए, पीटी की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या जरूरत है? या पीटी का एग्जाम दे लिए और इसमें लग जाइए। अभी मान लीजिए कि दिन भर मेंस पढ़ेंगे तो पीटी कमजोर हो जाएगा, इसलिए पार्ट टाइम मेंस और बाकी समय पीटी निकाल लीजिए, फिर आइए, फिर टेस्ट दीजिए लगातार। अब तक 3 महीने में लोग क्लास खत्म हो जाएगा, तो आराम से आकर टेस्ट देते रहिए, फिर मन करे तो पढ़िए, है कि नहीं? तो उस समय यही काम रहेगा, तब जाकर के आप जो है 6 महीना में बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा ढंग से। अभी किसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए? अभी पीटी में पूरा, मेंस में उतना ही टाइम दीजिए पढ़ने भर। इसको पढ़ लेंगे ना, समझ लिए ना, पढ़ कर रख दीजिएगा, आपको सब कुछ तैयारी होगा, आके टेस्ट दीजिएगा। जैसे पीटी का मेंस एग्जाम हो जाएगा, टेस्ट दीजिए, मन के तो फिर जो चैप्टर मान लीजिए कमजोर है क्लास कर लीजिए। लिखिए, 1 आध क्वेश्चन लिखिए, सब क्वेश्चन मत लिखिए। 5 क्वेश्चन का टेस्ट, 6 क्वेश्चन का मत दीजिए, अब इन एक क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन तैयार करने में 1 सप्ताह आपको लग जाएगा ना, तो पीटी कमजोर हो जाएगा ना। तो एक ही क्वेश्चन लिख करके लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, तो आप 3 महीना में कितना 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ना, तो आधा एग्जाम में तैयार कर लिए आप। ऑप्शनल का 22 क्वेश्चन है, गेस करेंगे, 12 को तैयारी कर लीजिए, है कि ना? देखिए, ये हो गया आपका नियोजक। मिटा दें इसको, जो सिर्फ खाली पीटी ही तैयारी कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब जो पीटी के बाद आएंगे तो उनका मेंस कमजोर हो जाएगा। हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? वो अगले बार के लिए तैयार होंगे, इस बार के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पीटी और मेंस दोनों साथ तैयारी होना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए पीटीए निकल गया, क्या कीजिएगा? मेंस से तैयार नहीं है, हुआ ना दोबारा यार। यही चीज है कि पीटी हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं होना बड़ी बात है। हो जाना बड़ी बात नहीं है, वो रिजल्ट नहीं कि आपको फाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ये सबसे बड़ी बात है। क्या समझे? नहीं समझे? पीटी होना बड़ी बात नहीं है, उसे थोड़े नौकरी मिल गई, लेकिन नहीं होना ये सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर देगा कि फिर मेंस कैसे लिखिएगा। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आगे ना। चलिए, नियोजक, इंप्लॉयर, जो कंपनी का मालिक होता है, जैसे मुकेश अंबानी। नहीं, नियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या कारखाने का संचालन करता है तथा श्रमिकों के सहयोग से उत्पादन कार्य करता है, चाहे वह उसे पूंजी लगाता हो या नहीं लगाता हो। वह पूंजी लगाता भी हो या बिना पूंजी के, उसे नियोजक कहा जाएगा। देखिए, नियोजक से देखेंगे, बताते हैं हम क्यों ये बात बोले। नियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या कारखाने का संचालन करता हो। अब इसमें हम ये जोड़ दिए, पूंजी लगाई गई हो या नहीं लगाई गो, उसे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में चाहे पूंजी लगाई गई हो अथवा नहीं लगाई गई हो, उसे उद्योग कहा जाएगा। ये मेरा परिभाषा नहीं है, सरकार की परिभाषा है। ठीक है, अब यहां देखेंगे, इसके अंतर्गत प्रधान नियोजक या इमीडिएट, इसको हिंदी में आसन कहते हैं, आसन नियोजक, इमीडिएट ठेकेदार। अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी से कोई काम लेकर के कराता है, वो भी नियोजक है, उसे नियोजक कहा जाएगा। अगर कुछ मान लीजिए कि मुकेश अंबानी के रिलायंस फैक्ट्री में काम करता है कोई श्रमिक, और वह जा करके वहां नहीं दूसरी जगह 8-10 आदमी को लेकर के काम करता है, तो अधिनियम के अंतर्गत वो अभी नियोजक होगा, पेमेंट कर रहा है ना, लिखा है नहीं, ठेकेदार भी नियोजक, तो उसे नियोजक कहा जाएगा। कोई दिक्कत? इतना 10 नंबर था ये, 11, अब 12 निरीक्षक। बताइए तो, रोज पढ़ाते हैं ना, बता दीजिए। अरे पहले जिस तरह से मैं बताया उस तरह से बताइए। दंड संहिता, लोक सेवा कानून, वो अपने